गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में जो अपनी सृजन बुक है, हिंदी अनिवार्य का जो अपनी सृजन बुक है, उसका अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 14 चैप्टर ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का। देखिए अपन ने जो पदभाग है, पदभाग में अपन ने शुरू से 1 से लेकर 6 तक कर लिए, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, उषा तक। तो उषा तक का आपका चैप्टर कंप्लीट है। उसके आगे के जो 7, 8, 9 चैप्टर हैं वो अभी VSCR की साइट पर दिखा रहे हैं कि उनको हटा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर भी आपका उसमें आ रहा है, जो कबीर, तुलसी और कृपाराम खिड़िया वाला है, वो भी शायद हटा दिया गया। तो वो एक बार अपन और कंफर्म कर लेंगे। तो अभी अब जितना अपना कोर्स एग्ज़ाम में अपने आना है उतना पदभाग का अपन कर चुके हैं 6 तक का। उसके आगे का जब और आएगी डिटेल, अगर कुछ होगा तो अपन और पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल 6 तक का है तो 6 तक का अपन ने पढ़ लिया। अपना जो गद्य भाग है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, गद्य भाग में अपना फर्स्ट चैप्टर है भय और दूसरा बाजार दर्शन। तीसरा चैप्टर आपका जो मजदूरी और प्रेम वाला है वो भी शायद एक बार हटा दिया गया है। उसके आगे सफल प्रजातंत्र, उसके लिए भी आया है कि वो भी नहीं है। और एक लास्ट चैप्टर है आपका मैं और मैं कन्हैयालाल मिश्र वाला, तो वो चैप्टर भी अपना हट गया है। मैं आपको इंडेक्स में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो अपने चैप्टर है, देखिए फर्स्ट चैप्टर अपन ने कर लिया, संत वाणी, कबीर, तुलसी, कृपाराम खिड़िया, तो ये साइड पे दिखा रहा है कि ये चैप्टर हट गया है। उसके बाद सेकंड चैप्टर भ्रमर गीत वाला, ये अपन ने कर लिया। रहीम वाला नीति के दोहे कर लिया। बिहारी सच्चाई पढ़ लिया। वीर रस के कवित भूषण ये पढ़ लिया। और उषा यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, शमशेर बहादुर सिंह तक का। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये चैप्टर आपकी साइट में है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। इसके आगे के आपके 7, 8, 9 चैप्टर के लिए अभी ये बताया जा रहा है कि ये चैप्टर एक बार हट गए हैं 2020 की 21 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 2021 की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए। तो ये अपन बाद में और अपन कंफर्म कर लेंगे। अभी अपने जहाँ तक का आ रहा है कि ये चैप्टर आने हैं वो अपन ने यहाँ तक कर लिया है। फिर अपन बात करें गद्य भाग की, तो गद्य भाग में अपन ने भय पढ़ लिया, बाजार दर्शन पढ़ लिया, मजदूरी और प्रेम पढ़ लिया। ये चैप्टर एक बार आपका शायद हट गया है ना, और एक बार ये भी। तो ये दोनों एक बार हट गए, तो अपन ना ये तो पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद 13 हट गया। अब आज अपन पढ़ेंगे 14 चैप्टर ठेले पर हिमालय। उसके आगे तोलिया रहा है और ममता रहा है, ये आपका हट गया है चैप्टर अभी तक जो साइड पे दिखाया जा रहा है। फिर अपन और डिटेल आगे आएगी और देख लेंगे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का ये चैप्टर है ठेले पर हिमालय, 14 चैप्टर आपका। तो पहले अपन इनका परिचय पढ़ते हैं। इनकी जन्म है इनका 1926 ईस्वी और इनकी मृत्यु है 1997 ईस्वी। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी यानी बहुत सारी प्रतिभा के, इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी अलग अलग। जैसे सृजन का, जैसे अपन कहें इनको लिखने का है, निबंध लिखने का है, कविताएं लिखने का है, और लिखने के अलावा यानी साहित्य सृजन के अलावा भी और कई प्रतिभाएं जो होती है, तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया है, यानी सभी में इन्होंने सृजन किया है। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जैसे अपने डेली पत्रिका आती है ना, डेली अपने अपन जो अखबार पढ़ते हैं अपने डेली के अखबार होते हैं, तो वैसे ही साप्ताहिक भी छपने वाले अखबार होते हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो दैनिक होता है, दैनिक आते हैं अपने यहाँ। कई साप्ताहिक अखबार होते हैं, कई पाक्षिक होते हैं, कई जो मासिक पत्रिकाएं होती है। तो वैसे ही जो साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साहित्यिक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके हैं, यानी इन्होंने साप्ताहिक संगम का भी संपादन किया। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य और लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश ये एक उपन्यास था। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आधंत काव्य
और मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है। अंधा युग इनका एक पद्य का नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी, अनकही व पश्यंती, ये एक निबंध है जो अपन पढ़ रहे हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण में भी विद्या में उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में, ये एक यात्रा वृत्तांत है ना, तो कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता, एकदम शांत, जिसको कहते हैं ना स्तब्ध, स्थिर, बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक यानी नैसर्गिक सौंदर्य, बर्फीली चोटियों का मतलब स्वर्ग का सा अनुभूत कराने वाला मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो जाता है। कौसानी का स्वर्णिम एकदम स्वर्ग के समान, और स्वर्ण इसको क्यों कहा है, क्योंकि स्वर्णिम आभा, जैसे ही उन पर सूर्य की किरणें गिरती है तो वो इतनी जगमग होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे सोने सा चमकता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमयी होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस। केसरमयी क्यों, क्योंकि जब सूर्य छिपता है तो उसकी रोशनी कैसी होती है, ललाई जैसी होती है, लाल लाल, और जब वो एकदम सफ़ेद बर्फ़ पे गिरती है तो वो ऐसा लगता है जैसे उसमें केसर घुल गई हो, क्योंकि उसमें सफ़ेद रंग, जब जो सूर्य की पीली पीली किरणें हैं उनमें जब सफ़ेद रंग मिलता है तो वो केसर का सा रंग आ जाता है, तो घाटी एकदम ऐसे लगती है जैसे केसरमयी हो जाती है। और समस्त शाप, ताप और संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते समय पाठक के चित्त में सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है, यानी उसका जो सौंदर्य है वो उसके हृदय के अंदर मूर्तिमान यानी एकदम जागृत हो जाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं पाठ ठेले पर हिमालय। देखो, जब मैं पाठ पढ़ा रही हूँ आपको, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको सारे क्वेश्चन, या मतलब जैसे अंदर कोई शब्द आता है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड जिसको अपन कहते हैं हार्ड वर्ड, वो मैं आपको हल करा दूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना, अंडरलाइन कर लेना, उसको पूछ लेना। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, नया, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। यानी कवि ने ये शीर्षक दिया ठेले पर हिमालय, तो वो पहले अपने शीर्षक को स्पष्ट कर रहा है कि मैंने ये शीर्षक क्यों दिया, क्योंकि ये शीर्षक हमारे लिए दिलचस्प भी है, लेकिन ऐसे शीर्षक को स्वतः उसे दिमाग में आया, ये लेखक ये बताना चाह रहा है। हमें कैसे, बैठे बैठाए मिल गया। अभी कल की ही बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सीलें लदा हुआ बर्फ़ आया, वहाँ लाया गया। एक ठेले पर बर्फ़ की सीलियाँ लदी हुई वहाँ आई। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। अब देखो, ये शीर्षक उसने एक्सप्लेन किया है। कैसे किया, मतलब वो बैठा है अपने मित्र के साथ एक दुकान पे, तो वहाँ एक ठेले पर बर्फ़ की सीलियाँ लदी बिलाई। बर्फ़ को तो अपन को पता ही है, बर्फ़ से भाप तो निकलती है ना, तासीर उसकी कैसी होती है, गर्म ही होती है। तो बर्फ़ जब उसने देखा तो उसके मित्र ने कहा कि ये बर्फ़ जो है हिमालय की शोभा है। ये हम सब भी जानते हैं कि आज हम हिमालय पर्वत को उसकी बर्फीली चोटियों के कारण ही वो शोभायमान है। तो ऐसे ही जब उसने कहा तो उसके मन में अचानक से आया कि ठेले पर हिमालय, यानी ये बर्फ़ ही तो हिमालय है, तो ठेले पर हिमालय। तो ये शब्द उसके मन में विचार आया और उसने इस शब्द को, ये शीर्षक उसके लिए मन में बैठ गया कि हाँ, ठेले पर हिमालय लदा हुआ है। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 2-3 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है, और अगर इन नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, यानी नए नए गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है कि इस बर्फ़ को डांटे, उतर जाओ। डांटे कैसे, यानी जो ठेले पर लदी हुई सिल्लियाँ हैं उनके लिए कवि कह रहा है कि उसको डांटे, कि वो वहाँ से उतर जाए। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़ रहे हो? ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकान पर बिको,
ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। ये बातें जो उसके दिमाग में आ रही है उसने अपने मित्र से शेयर की, और जब उसने शेयर की तो उनके मित्र उन पे हंसे। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोच गई। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा ना, ऊंची रेखा को चांद तारों से बात करते देखा। अपन भी देखते हैं ना, हिमालय की जो चोटियां हैं कितनी ऊंची है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में छिपी हुई है। चांदनी से उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते जगमगाते देखा। चांदनी में उजली बर्फ यानी एकदम चंद्रमा की किरणों तक उजली हुई बर्फ, और हल्के नीले आकाश में दूध या बर्फ का रंग एकदम उज्जवल दूध जैसा समुद्र की लहरों में मचलते जगमगाते देखा। उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बात याद आने पर पीरा उठती है। पीरा उठती है मतलब याद आ उठती है, दुख दे उठती है। पीराना मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है ना। ये बर्फ मतलब याद आती है तो वो सारी चीज़ें हमारे, जब हम कोई पुरानी बात याद करते हैं तो पीछे की सारी चीज़ें एक साथ पूरा जो वाक़या है वो हमारे मन में वापस रिपीट हो जाता है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कोसानी गए थे। मतलब इतने निकट से वो बर्फ़ की जो चोटियां हैं उनको देखने के लिए कोसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, ये कोसी गांव है। और ये कोसी कौन सी आ गई? नदी है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है और दूसरी कोसानी, ये कोसानी गांव। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का भी कहीं नाम नहीं है। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि जो रास्ते हैं वो क्या है, पहाड़ों को काट काट के बनाए गए हैं। और वहाँ कोई जो नौसिखिया का मतलब नया नया जिसने ड्राइविंग सीखी हो, तो कोई ऐसा ड्राइवर हो तो जो बस के अंदर बैठे हैं उनकी तो पूरी जान कंठों तक आ जाती है कि कौन सी जगह बस फिसली और कहाँ हम पहाड़ों से नीचे चले गए। तो कोसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे। वहाँ उतर गए, बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के टीन के शेड में कांट की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती हमें दिखी नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। मतलब वो इतने मजाकिया और इतना हंसी मजाक वाले थे कि उनके आते ही उनकी सारी थकान भी दूर हो गई। जब हम कोई बोलने वाला नहीं हो तो हम बोर हो जाते हैं और बोर होने से ज़्यादा थकान बढ़ती है ना। तो कहीं हम बोलते निकलते चलते तो सफ़र का पता ही नहीं चलता। कोई बराबर बोलने वाला होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है, तो सफ़र का हमें पता नहीं चलता। तो वैसे ही जो शुक्ल जी को देखा तो उनकी सारी थकान दूर हो गई। शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा, एमिल झोला सी दाढ़ी यानी बड़ी बड़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर चढ़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा शीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा। उनके साथ कोई था, उसका शरीर का ओल्डोल ऐसा एकदम था, तो उसको देखकर सब यूँ असमंजस में थे और उनके असमंजस चेहरे को देखते वो समझ गए। तो उन्होंने कहा, यह हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, यानी अच्छे हृदय वाला। उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए।
अभी तो केवल थोड़ी बहुत उससे बातचीत हुई थी, सफ़र उसके साथ अच्छा कटा। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, उनको देख कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी और किनारे से छोटे छोटे सुंदर गांव, हरे मखमली खेत जैसे। कितनी सुंदर है सोमेश्वर घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे, ये मतलब रास्ते का दृश्य बताया जा रहा है। जब वो वहाँ से चलते हैं तो रास्ते का दृश्य है कि जब वहाँ से चले तो सुडौल पत्थरों पर कल कल, जो कोसी नदी बह रही है, जब अपन देखते हैं पत्थरों पर बहती हुई नदी की आवाज़ आती है कल कल। छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव, उनमें नदी किनारे जो गांव होंगे वो वैसे ही हरे भरे रहते हैं। ये पूरा घाटी का दृश्य है, क्योंकि अभी तो पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है। तो एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते गए, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने आए, चाय की दुकानें आई। कभी कभी कोसी, उनमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल थे। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती। चीड़ के जंगलों, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके बीच में से सड़क बनी हुई। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी, अजगर की पीठ सी क्यों ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो ऊपर से जब अपन खुद को देखते हैं तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बीच में सड़क होती है, तो वो जो इस तरीके से दिखती है तो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कोई अजगर चल रहा हो। धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था, मतलब आलस दे रहा था। एकदम मस्त नींद आती है ना अपन को जैसे, तो तंद्रालस मतलब नींद का सा आलस। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, मन में अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। हम तो लोग कोसानी के नज़दीक हैं, कोसी से 18 मील चले आए। कोसानी बर्फ़ सिर्फ 6 मील है, यानी कोसानी का जो बर्फीला इलाका है वो 6 मील दूर है। पर कहाँ गया वो अतुलित, यानी जिस बर्फ़ को वो देखने आए थे वो अभी उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आई। तो उनके मन में निराशा छाई हुई है कि इतना 18 मील पीछे छोड़ा है उस रास्ते को, और आगे वाला जो रास्ता है वो 6 मील दूर है, लेकिन अभी कहीं भी हमें बर्फ़ दिखाई नहीं दी। तो पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा, यानी अधिक सुंदर लगा। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में होता है। पढ़ा था उन्होंने, तो वो ये पढ़ के ही तो आए थे, तो अब उनको वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये नदी, घाटी, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा योग्य नहीं है। हम तो कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और जो जो कोसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, भाई कोसानी नज़दीक आ रहा है लेकिन बर्फ़ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उनका धैर्य खो रहा है। फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी, हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। वो उनसे कहते कि कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रही है बर्फ़, तो भी वो इनकी बातों पर एकदम चुप रहते। सहसा बस में एक लंबा मोड़ लिया और ढाल चढ़ने लगी। एक लंबा सारा मोड़ आया और फिर वो ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर घाटी के उत्तर में जो बर्फ पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। एकदम ऊपर का जो शिखर है वहाँ कोसानी गांव बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुक गई। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा हुआ सा गाँव, बर्फ का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। उनको ऐसा लग रहा जैसे ये रास्ता तो, ये हमारा सफ़र तो यूं ही रहा, क्योंकि जिस अतुलित सौंदर्य के उन्होंने बारे में उन्होंने पढ़ा था, सुना था, और जिसे वो देखने आए वो उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आया। तो उनको अपने ऊपर ये हो रहा था कि भाई हमारा ये जो सफ़र है वो तो व्यर्थ ही गया। ये तो एकदम उजड़ा हुआ सा गाँव है, यहाँ कहीं भी कोई बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा, अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति। अन्न खाते हुए मतलब बिना मन के बस से उतरा और वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कलियुर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। एक घाटी है, उसके लिए वो कह रहा है कि रंग बिरंगी, उसमें अलग अलग रंग बिरंगे फूलों से खिली हुई घाटी है, उसमें किन्नर और यक्ष वास करते होंगे।
50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते और इनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, सफ़ेद सफ़ेद उनमें पत्थरों की कतार और इधर उधर से आपस में उलझा जाने वाली बेलें की लड़ियाँ, नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ। यानी ऐसा लग रहा है जैसे अप्सराएं, जैसे अपन देखते हैं कि अप्सराएं यूँ पेड़ों की यूँ बेलों से लिपटी भी होती है, वो लगाई भी होती है, उनके लिए गहने उनके वही होते हैं। तो वैसे ही वो सारा सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का सौंदर्य हो। क्यों? क्योंकि वही सौंदर्य जो स्वर्ग में है। सौंदर्य स्वर्ग अपन किसको कहते हैं? स्वर्ग, जहाँ का अतुलित सौंदर्य हो, जिसको अपन अपने शब्दों में नहीं डाल पाए, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं हो। तो ऐसा ही वर्णन कवि यहाँ करना चाह रहा है कि उस सौंदर्य के लिए वो कह रहा है कि वो अप्सराओं का सा सौंदर्य था। आंखों से लगा लूं, अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए। अचानक से मतलब एक उजड़ा हुआ सा गांव एक तरफ दिख रहा था, अचानक ही नीचे जब घाटी पर नजर पड़ी तो वो घाटी इतनी सुंदर रंग बिरंगी फूलों की सी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही लोक हो, धरती लोक न हो। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँच आगे बढ़ना चाहिए। यानी वो इतने कोमल लग रहे थे कि उन पर हमें चलने में भी यूँ लग रहा था कि इनकी कोमलता को हम नष्ट करेंगे। धीरे धीरे मेरी निगाहें इस घाटी को पार किया। घाटी से जब हम आगे देखने लगे तो जहाँ हरे भरे खेत और नदियाँ, वन, क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज होता है जहाँ हम दूर आसमान में, धरती के जहाँ हम खड़े हैं, हम खड़े होकर जहाँ दूर तक हमारी नज़र जा रही है, जहाँ हमारी नज़र का लास्ट कॉर्नर जहाँ हमें दिखता है, तो वहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिल रहे हैं, और उस बिंदु को हम कहते हैं क्षितिज। तो जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी, जहाँ आगे नज़र धुंधली हो रही है, उस क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे घुल जाते हैं। आगे जाकर ऐसा लग रहा है जैसे भाई घाटी है, तो घाटी में तो यूं ही हमें क्या होती है, ओस की सी नज़र आता है, और फिर बर्फीला इलाका है, तो जहाँ आगे तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ आगे उनको ऐसा लग रहा है जैसे आकाश का नीला कोहरा छाया हुआ है। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास भी हो रहा है, छोटी छोटी पर्वतें, भाई पर्वत की चोटियाँ, ये चारों तरफ पहाड़ी इलाका है तो छोटी छोटी पर्वत की चोटियाँ हैं, और उनके बाद बादल थे, और पर्वतों के आगे हमें बादल ही दिखाई देते हैं, तो वहाँ उनको उसके आगे बादल लग रहे थे। और फिर कुछ नहीं, कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर हल्का सा विस्मय और मन को धक्का लगा। धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है? अब देखो पर्वतीय इलाका है, तो चारों तरफ जो पर्वतीय इलाकों में हम देखा अपन नॉर्मल में पर्वतों में यही, अगर हम साधारण हमारे इलाकों के ऊंचे किसी पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना बादलों की चोटियाँ आ रही है ऊपर की, जो पर्वतों की चोटियाँ वो बादलों तक छुई हुई है। नीचे से जब हम देखते हैं तो वो पर्वतीय इलाका है, वो पर्वतों में खड़े हैं चारों तरफ, और बर्फीले इलाके तो वहाँ बर्फ़ की तो धुंध कोहरा यूँ ही रहता है। अब उस कोहरे में जैसे थोड़ी देर तो हमें वैसे भी कोहरे में जब अपन सुबह उठते हैं चारों तरफ कोहरा छाया हुआ होता है, हम देखते हैं तो हमें सामने वाला घर नहीं दिख रहा है ना, हम भी यूँ करते हैं अरे आज तो इतना कोहरा हो रहा है सामने वाला घर ही नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे हमारी नज़र टिकती है उस कोहरे के अंदर हमारी नज़र पड़ती है और वो हमें वहाँ की चीज़ें धीरे धीरे दिखने लगती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोहरा भी हटता है, पल पल हटता है, उसमें तो परिवर्तनशील है, वो तो परिवर्तनशील चीज़ है। तो वैसे ही उनकी भी जब धीरे धीरे नज़र हटी उसमें से, और उनके अंदर से कोहरे से खिसकते हुए बादलों के पीछे उनको एक अटल पहाड़ सा, यानी एक अटल का मतलब अटल किसको कहते हैं अपन? शाश्वत चीज़ जो है अटल है, जो चीज़ हिल नहीं सकती, वो है पर्वत। तो उन बादलों के पीछे उसको एक अटल सी चीज़ दिखाई दी। ये छोटा सा बादलों के टुकड़े और कैसा अजब रंग, इसका न सफ़ेद है, न रुपैला है, न हल्का नीला है, पर तीनों का आभास देता हुआ यह क्या है? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली का सा विचार मन में कौंधा, इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। यानी हिमालय के ऊपर बादल छाए हुए हैं और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, तो इतनी देर से उनको दिखाई नहीं दे रहा। जिस दृश्य को वो देखने के लिए इतनी दूर आए हैं और वो इतनी देर उनको दिखाई नहीं दिया, इन्हें उनका मन भी खिन था कि हम तो उस पर्वत की चोटी, हिमालय की पर्वत की चोटियों को देखने आए हैं जो बर्फ़ की सुंदरता से ढकी हुई होती है, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था।
अब जैसे जैसे उनकी उसी इलाके में अपन जैसे थोड़ी देर बाद में अपनी नज़रें क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है ना। बाहर से भी अपन कहीं आते हैं, हम धूप में भी देखो अचानक से देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ी देर बाद हमारी नज़रें साफ़ हो जाती है। ऐसे ही सुबह हम कोहरे को देखते हैं तो एकदम से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे उस कोहरे में हमारी नज़र साफ़ हो जाती है। तो वैसे ही धीरे धीरे जब वो उस इलाके में पहुँचे और वहाँ की चीज़ों पर उनकी नज़र टिकी तो वैसे वैसे उनकी नज़रें साफ़ होने लगी और उन कोहरे के पीछे, बादलों के पीछे उनको एक अटल दिखाई दिया और वो अटल चीज़ क्या थी? हिमालय पर्वत। इन बादलों ने उसे ढक रखा है, वैसे क्या सामने है ना? उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मन में हर्षातिरेक चीख उठा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े, यानी फिर से बादल ढक गए। तो वो तो पल पल वहाँ परिवर्तित होते रहते हैं, तो बर्फ़ देखने कब बर्फ़ हटे, कब हम उसको देखें, तो वो चीज़ें तो वो इलाके अब देखते हैं ना अपन, बर्फीले इलाकों में रास्ते बंद हो जाते हैं, अचानक से बर्फ़ गिर गई तो वो तो बर्फ़ हटेगी तभी रास्ते खुलेंगे। तो वैसे ही वहाँ उस पर फिर बादलों ने ढक लिया। पर उस क्षण एक हिम दर्शन ने हमने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब अकुल हो उठे, अकुल यानी एकदम उसको देखने के लिए। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत, असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कुछ नहीं बोला। वो एकदम व्याकुल हो रहा था, कहाँ गए, कुछ नहीं है यहाँ तो दृश्य, लेकिन वो एकदम शांत थे क्योंकि वो इस दृश्य से वाकिफ थे कि यहाँ पल अभी जब बादल हटेंगे और पर्वत दिखाई देगा, हिमालय पर्वत, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे। कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका दिया, मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप बड़े खुशकिस्मत है साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर से पड़े हैं, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो गए। यानी पहले जो उनके टूरिस्ट आए हुए हैं, जिस डाक बंगले में वो रुके हुए हैं, उसके वहाँ के खान सामे ने, मतलब जो खाना बनाने वाला है, उसने कहा कि आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, आपके पहले 14 दिन पहले से यहाँ एक टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन अब तक ये बर्फ़ नहीं हटी। अब तक उनको ये जो बर्फ़ है, ये बादल है, ये बादल नहीं हटे और उनको बर्फ़ नहीं दिखी। वो इस दृश्य को देखने के लिए आए हैं, वो दृश्य अभी तक उनको नहीं दिखा रहा। आज आप तो आज ही आए हो, आते ही ये बादल हट गए और आपको बर्फ़ के दर्शन हो गए। तो ये देखो चैप्टर एक ही दिन में तो पूरा करने में फिर सही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, कल मैं इसके आगे का आपको और करा दूंगी, फिर अपन इसको पूरा कर लेंगे, है ना। तो आज इसको आप यहाँ तक पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा देखो आप साथ में पढ़ोगे ना तभी होगा। बीच में कई दिन अपने वीडियो भी नहीं आए क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, फार्म वगैरह के काम चल रहे थे, तो इसके लिए अब आप इसको यहाँ तक आज पढ़ना, फिर कल अपन इस चैप्टर को पूरा करके इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको आज इसका रिवीजन करना है। इसमें अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आए, कोई किसी मतलब जैसे कोई लाइन है तो उसको आपको किस रूप में, अगर वो कोई समझ में नहीं आती तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना, आप मेरे से उसको पूछ लेना। कल अपन इसके आगे का पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, ठीक है।